नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर चले कांग्रेस के शब्द बाण की, उद्योग जगत को दिए पीएम मोदी के मंत्र की, जानेंगे क्या बीजेपी बना रही है सिंधिया से दूरी और क्या राजस्थान में फेल हुआ बीजेपी का खेल, और आखिर में बात भारतीय जीडीपी पर ओईसीडी के अनुमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा फैसला, राज्य में 100 अन्नदाताओं पर बनेगा एक मित्र क्लब। 90% सब्सिडी पर 1000 बोरवेल का लक्ष्य। राज्य में अन्नदाताओं की फसल की पैदावार बढ़ाने के चलते लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में ईवीएम पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस ने कहा एमपी में बैलेट पेपर से हो विधानसभा उपचुनाव में मतदान। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस परिणाम आने पर हो जाएगी खामोश। बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज, भाजपा ने जनसंपर्क अभियान किया शुरू। घर घर जाकर दे रहे हैं प्रधानमंत्री की चिट्ठी। बीजेपी का 1 साल के कार्यों और उनकी उपलब्धियों को 1 करोड़ घरों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। जनता को बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ी। पहले 30 जून थी आखिरी तारीख। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गाड़ियों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने की एडवाइजरी की जारी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 708 अंक और निफ्टी 214 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में भले ही सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए अनलॉक मोड का ऐलान कर दिया है, लेकिन पूर्णबंदी में दी गई रियायतों का ही नतीजा है कि अब स्वास्थ्य मुसीबत का विकराल रूप दिख रहा है और विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जमकर आलोचना की है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे राजीव जी से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। देश में जब स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी थी और इससे प्रभावित लोगों की संख्या बेहद कम थी, तो केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी का ऐलान किया था। मगर जब मुसीबत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो सरकार ने रियायत देनी शुरू कर दी। आज इन रियायतों का ही नतीजा है देश में इस मुसीबत का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने वाला है। हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन शायद सरकार इन हालात को नजरअंदाज करने में ही सहज महसूस कर रही है। इसीलिए सरकार का चुनावी अभियान रफ्तार पकड़ रहा है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मुसीबत से काल के गाल में समाने वालों का आंकड़ा पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। बीजेपी का चुनावी प्रचार और स्वास्थ्य मुसीबत का प्रहार दोनों ही जारी है। सरकार का इतना संवेदनशील होना किसी भी देश के लिए ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तान एक असंवेदनशील भाजपा सरकार को 6 साल से ढो रहा है, जिसके लिए सब कुछ चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस ने सरकार को मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर कोसा, तो वहीं सरकार की चुनावी तैयारियों पर भी तंज कसा। आपको बता दें, आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर हाल ही में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और विरोधियों पर बरसे। तो वहीं उसके बाद हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी अभी से बीजेपी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल रैली पश्चिम बंगाल में भी की और ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लिया और उधर विपक्ष के सुर और तल्ख हो गए। अब कांग्रेस का तो साफ कहना है बीजेपी के लिए स्वास्थ्य मुसीबत से ज्यादा जरूर आगामी चुनाव है, इसीलिए वो हालात सुधारने पर जोर नहीं दे रही है। अब कांग्रेस के तल्ख तेवर पर सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश में स्वास्थ्य हालात अब काफी नाजुक हो चुके हैं। मुसीबत का आंकड़ा 3 लाख के करीब है। इसे रोकने की क्या तैयारी है? सरकार की क्या रणनीति है? ये भले ही सरकार जनता को ना बताए, लेकिन चुनाव को लेकर सरकार अपनी रणनीति को जरूर धार दे रही है। तो इसे आप कैसे देखते हैं राजीव जी? और एक तरफ देश पर मुसीबत भारी, दूसरी तरफ चुनावी तैयारी। जी मीनाक्षी, इस वक्त स्वास्थ्य मुसीबत के आंकड़े डरा रहे हैं और उससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आगे क्या होगा, कैसे संक्रमण पर रोकथाम लगेगी, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कैसे बढ़ाई जाएगी। रियायतों का असर अर्थव्यवस्था पर तो ठीक होगा, लेकिन स्वास्थ्य दिक्कतें जो बढ़ेंगी उससे कैसे निपटा जाएगा। बेरोजगारी की बढ़ती दर और गिरती जीडीपी का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ऐसे कई सवाल इस वक्त देश के सामने हैं, जिनके जवाब किसी भी जिम्मेदार सरकार को देने चाहिए। लेकिन देश इस वक्त इन जवाबों की जगह कहीं मन के हारे हार हैं और कहीं मन के जीते जीत जैसे प्रवचन सुन रहा है, तो कहीं वो ये वाहवाही सुन रहा है कि जनता कर्फ्यू जैसे फैसले इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। आज की घटनाओं और उनसे निपटने के सरकार के तरीकों की विवेचना इतिहास में कैसे होती है, ये तो बाद की बात है मीनाक्षी। लेकिन आज तो ये नजर आ रहा है कि सत्ता को आम आदमी से ज्यादा आगे चुनाव जीतने की चिंता है।
इसीलिए चुनावी तर्ज पर वर्चुअल रैली हो रही है और नाम दिया जा रहा है जनसंवाद। चुनाव जीतने और सत्ता पर बने रहने के लिए रणनीति बनाना तो राजनीतिक दलों का काम है ही, लेकिन सरकार का जो काम है वो भी होते हुए दिखना चाहिए। अगर गरीबों के हित में फैसले लिए जाएं, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, सबको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, तो जनता यूं ही आपको बहुमत देकर सरकार मतलब देश का शासन जो है वो सौंपती रहेगी। इसीलिए वर्चुअल जनसंवाद की जगह सीधे जनता के मन की बात समझी जाए, यही आज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में स्वास्थ्य मुसीबत अब तेजी के साथ अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं तो विपक्ष के पास सवालों का भंडार, जिसका जवाब भले ही सरकार ना दे, लेकिन देश को आत्मनिर्भरता का पाठ जमकर पढ़ाया जा रहा है। आज भी इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। तो अपने संबोधन में आज पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश को मुसीबत से निकालने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, तो उस वक्त पीएम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का भी जिक्र किया, जिसके बाद उनके हर संबोधन में ये सुनने को मिल रहा है। आज जब पीएम मोदी इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे, तो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का शोर सुनाई दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स यानी ICC के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला में की। ये कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा 95 साल से ICC देश की सेवा कर रहा है। आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। आज जो चीजें हमें विदेशों से मंगवानी पड़ती हैं, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम ने कहा कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया। अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा आज कोई भी कंपनी सीधे पीएमओ तक अपने सामान या प्रपोजल को पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट के लिए क्लस्टर के आधार पर मजबूती दी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाए जाने की कोशिश है। ICC ठान ले तो इसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। पीएम ने कहा कि आज वक्त है जब कोलकाता फिर लीडर बने, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो पूरा देश आगे करता है। मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर पीएम मोदी ने कहा इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है। आज पूरी दुनिया ही इस मुसीबत से लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देशवासी के मन में संकल्प है कि मुसीबत को अवसर में बदलना है। इस समस्या को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने पर सरकार के बयान तो लगातार जारी हैं, लेकिन इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। अब एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग जगत की नाराजगी दूर करने में लगे हैं, तो वहीं शायद नाराजगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बीजेपी को है। दरअसल जब से सिंधिया ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थामा है, तब से वो कई परेशानियों में घिरे हुए हैं। इसी बीच मौजूदा मुसीबत से जूझ रहे सिंधिया इलाज करवाने के लिए दिल्ली क्या गए, बीजेपी उन्हें जैसे भूल ही गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि आखिर बीजेपी ये उपचुनाव किसके चेहरे पर लड़ेगी, सीएम शिवराज के या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से हैं, जहां सिंधिया की पकड़ मजबूत है। अब उपचुनाव के पोस्टर में बड़ी फोटो किसकी लगती है ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बीजेपी नेता जो पोस्टर लगा रहे हैं उन फोटो में सिंधिया की बड़ी तो छोड़िए छोटी फोटो भी नजर नहीं आ रही। दरअसल इस बार मामला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के जन्मदिन से जुड़े पोस्टर्स का है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इन पोस्टरों में सिंधिया की तस्वीर को जगह नहीं मिली है, जबकि इसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं की फोटो मौजूद है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं जो सिंधिया जनसेवा के नाम पर बीजेपी में शामिल हुए, क्या बीजेपी उन्हें अपनाने में हिचक रही है। आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन 12 जून जबकि विवेक नारायण शेजवलकर का जन्मदिन 13 जून को है। नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल से ही आते हैं, लिहाजा सिंधिया के गढ़ में बीजेपी के कई पोस्टर लगे हैं, लेकिन उन पोस्टरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नजर नहीं आ रहे। अब जब से सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तब से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अभी भी पूरी तरह से सिंधिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी नेता इस तरह के आरोपों से इनकार करते रहते हैं। वहीं कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि जो सम्मान सिंधिया को कांग्रेस ने दिया वो सम्मान बीजेपी उन्हें कभी नहीं देगी। ऐसे में अब ये इन
पोस्टर पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना होगा। अब सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त बिहार की सियासत में भी काफी कुछ पक रहा है। जी हाँ, यहाँ सियासी दलों का एक दूसरे पर तंज कसने और भला बुरा कहने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। आज सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने विपक्षी दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर पोस्टर लगाया, जिसे लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। तो इस बार जेडीयू के पोस्टर में क्या है खास, जिसका कांग्रेस ने दिया करारा जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर भी सूबे में सियासत जोरों पर है। दरअसल अब जेडीयू ने लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर नया पोस्टर लगवाया है, जिसमें 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। पोस्टर में साथ ही लिखा है, लालू परिवार का संपत्ति नामा, राजनीतिक धौंस से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा अभी पूरा नहीं, शेष है। ये पोस्टर्स पटना के इनकम टैक्स चौराहे समेत कई स्थानों पर लगाए गए हैं। बिल्डिंग से लेकर जमीन तक का पोस्टर में जिक्र किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने जन्मदिन पर लालू प्रसाद के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, बिहार सरकार हार के डर से घबरा गई है। लालू यादव के जन्मदिन पर अनर्गल पोस्टर लगा रही है। पोस्टर और बयान बता रहे हैं कि चुनाव में गिराने के लिए रूलिंग पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनकी राजनीति लालू प्रसाद से शुरू होती है और लालू प्रसाद पर ही खत्म होती है। अगर रूलिंग पार्टी को पोस्टर ही लगाने हैं तो नीतीश सरकार में हुई 55 गड़बड़ियों पर पोस्टर लगाएं। वहीं आरजेडी ने भी जेडीयू के पोस्टर लगाने पर जवाब दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जेडीयू वाले हिम्मत नहीं कर रहे पोस्टर को अपने कार्यालय में लगाएं। पोस्टर भी चोरी छुपे लगा रहे हैं। जेडीयू का मतलब झूठा दावा अनलिमिटेड। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू पर जनता को विश्वास नहीं है। एक तरफ बिहार में कांग्रेस ने जेडीयू की बोलती बंद कर दी, तो वहीं राजस्थान में भी बीजेपी का नया खेल अशोक गहलोत सरकार फेल करती नजर आ रही है। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में चल रही जोड़ तोड़ की कोशिश के चलते आज सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। अब तक गुजरात में ही राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई थी। कांग्रेस के विधायकों के त्यागपत्र पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे थे, तो वहीं अब राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं, जिसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर बरस रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राज्यसभा चुनावों में समर्थन के एवज में विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक के बाद देर रात मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, खरीद फरोख्त के लिए जयपुर में करोड़ों अरबों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। ये पैसे कौन भेज रहा है? विधायकों को एडवांस देने की बातें हो रही हैं, इसीलिए महेश जोशी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। पहले भी जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन हुए, लेकिन कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। सीएम गहलोत ने कहा, कैश बड़े रूप में जयपुर में पहुंच चुका है। इस तरह की सूचना थी कि ये मध्य प्रदेश वाला खेल यहाँ खेलेंगे। एमपी में जो कांग्रेस विधायक बीजेपी में गए, वो क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं। लोग कहते हैं, तुम तो 25 करोड़ में बिके हुए लोग हो, किस मुंह से वापस आए हो? बीजेपी वाले अब उन्हें टिकट नहीं दे रहे, क्योंकि बीजेपी कैडर विरोध कर रहा है वहाँ, इसीलिए कैबिनेट नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वाला खेल यहाँ खेला जाने वाला था, लेकिन हमारे विधायक समझदार हैं। उन्हें खूब लालच लोभ देने की कोशिश की गई, लेकिन वो एकजुट हैं। सीएम ने कहा कि मुझे गर्व इस बात का है कि 6 बीएसपी विधायक साथ आए हैं, 13 निर्दलीय विधायक भी आए हैं। राजस्थान पहला राज्य है जहां 1 रुपए का सौदा नहीं हुआ, कोई पद का लालच नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, गहलोत ने कहा, 2 महीने पहले राज्यसभा चुनाव हो जाते, लेकिन गुजरात और राजस्थान में खरीद फरोख्त पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए चुनाव आगे खिसकवाया गया। आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़वा दी, चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव स्थगित करवा दिए। और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय जीडीपी पर ओईसीडी के अनुमान की। देश की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था 1979 के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजरने वाली है। यह आकलन विश्व बैंक पहले ही कर चुका है। इसके साथ ही कई रेटिंग एजेंसियां भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट का अनुमान लगा चुकी हैं। लेकिन अब जो खबर भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से आई है, वो और भी परेशान करने वाली है। देखिए रिपोर्ट में। मौजूदा हालात में दुनिया मंदी के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। प्रति व्यक्ति आय में तेजी से गिरावट आई है। कई लोगों के हाथों से रोजगार चला गया है। छोटे उद्योग तो बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते करोड़ों लोग गरीबी का शिकार बन रहे हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी ने कहा है, मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ नेगेटिव जोन में चली जाएगी और ये घटकर -3.7% तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर संक्रमण की दूसरी लहर आती है तो ये -7.3% तक भी पहुंच सकती है।
OECD की रिपोर्ट में वित्तीय बाजार की अनिश्चितताओं पर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारों, कॉर्पोरेट कंपनियों और बैंकों की माली हालत ठीक नहीं है। इसका निवेश और ग्रोथ पर गहरा असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 8.2 से 8.9% के बीच रह सकता है। दूसरी तरफ फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की हालत अगर आगे और खराब ना हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष में लॉकडाउन की वजह से केंद्र की अर्थव्यवस्था पर दबाव रहेगा। भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी, लेकिन अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंस बैक कर सकती है। फिच रेटिंग्स के अनुमान के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 9.5% रह सकती है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही।